राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सभी? तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा स्पेक्ट्रम है। कौन सा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं आज? चर्चा कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह से कार्य करता है, क्या है इसके बारे में, क्या जानकारी है, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में रैखिल स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में रैखिल स्पेक्ट्रम होता क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो रंगों के बिखरने की स्थिति को हम क्या कहते थे? उसमें दृश्य स्पेक्ट्रम कहते थे। तो यहाँ पर क्या है? हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में रैखिल स्पेक्ट्रम। रैखिल का मतलब होता है एक सरल रेखा में स्पेक्ट्रम आना। स्पेक्ट्रम क्या है? जब तरंगों की आवृत्ति क्या है? तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ने या घटने क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे बेजानी हपी नाला से रंगों का क्या किया गया? एक क्रम निर्धारित किया गया, उसे रंगों का क्या बोला गया? स्पेक्ट्रम बोला गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आवृत्ति बढ़ रही है या घट रही है, या फिर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है या घट रही है। तो इनकी स्थिति में यदि हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएं या आवृत्ति को बढ़ाएं तो उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। फिर स्पेक्ट्रम और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। कौन से हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है हमारा 8वें चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है। होता क्या है? वो भी तरंगों के रूप में फैलता है। तो तरंगों के रूप में फैलता है तो इसीलिए उसे क्या कह रहे हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब कौन कौन सी तरंग होती हैं उसमें? गामा किरणें होती है, एक्स किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती है, दृश्य तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवृत्ति या तरंगों के बढ़ते या घटते तरंगों के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में तरंगों का क्रम निम्न है। मतलब तरंगें किस तरह से आगे बढ़ती हैं? तो सबसे पहले है गामा किरणें। कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें। फिर दूसरी एक्स किरणें, फिर परावैंगनी किरणें, फिर कौन सी? दृश्य तरंगें, फिर कौन सी? अवरक्त तरंगें, फिर कौन सी? सूक्ष्म, फिर रेडियो तरंगें हैं। तो इस क्रम में स्पेक्ट्रम क्या होता है? फैलता है। ठीक है। अब दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम का जो व्याख्यान किया था वो न्यूटन ने बताया था कि जो 7 रंगों में बिखरता है उसी को हम क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे बेजानी हपी नाला को ही क्या बोला गया? दृश्य स्पेक्ट्रम बोला गया। जिसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है 3900 से लेके 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। यदि दृश्य तरंगों के वर्ण घटनाओं को तरंग के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा हरा, पीला, नारंगी, लाल, बेजानी, हपी नाला या बिबजी योर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब क्या होता है? हमारा दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु में रैखिल स्पेक्ट्रम। मतलब रैखिल का मतलब सीधी रेखा में। किस तरह से होता है कि प्रत्येक परमाणु के चार ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वितरण अनुगमन ऑर्बिटों में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। पहले में कितने लगा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे में कितने लगा रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। तीसरे में कितने लगा रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और फिर चौथी में कौन से? 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है। एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग देखे जाए तो पहली में 2 हैं, फिर 6 हैं, फिर 10 हैं, फिर 14 हैं। तो इन ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। कौन लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं के बढ़ते क्रम या घटते क्रम की व्यवस्थित को ही हम क्या कह सकते हैं? स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। फिर क्या करा है? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में संक्रमण करता है तो एनर्जी को क्या करता था? उत्सर्जित करता था कि नहीं करता था? तो निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन का क्या होता है? उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन करता है।
यह ऊर्जा सतत न होकर क्वांटीकरण हो जाता है। कैसा हो जाता है? सतत मतलब लगातार न होकर क्वांटीकरण हो जाता है। अतः उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाएं प्राप्त होती हैं, इसीलिए इसे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, रैखिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर उत्तेजित परमाणु है, ये क्या है? एक मान लो उत्तेजित परमाणु है, ये नाभिक है और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये उत्सर्जित होकर मान लो हाई ऑर्बिट से किस में जा रहा है? लो ऑर्बिट में जा रहा है। कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब हाई से लो में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो एनर्जी को उत्सर्जित कर रहा है किसके रूप में? फोटोन के रूप में कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है? फोटोन के रूप में कर रहा है। तो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है? एक रैखिल स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक सरल रेखा में स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। इसे क्या बोला गया? स्पेक्ट्रम बोला गया। फिर क्या है? जब इन स्पेक्ट्रम श्रेणियों को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखा गया तो विभेदित किया जाता है, मतलब अलग अलग दिखाई देता है। तो एकल वर्ण की ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्राप्त होती है, मतलब एक सीधी रेखाएं क्या होती हैं? प्राप्त होती है। जैसे इस तरह से ये प्राप्त हो रही थी ना, तो इसी को क्या होते हैं? यहाँ से रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। मुख्यतः स्पेक्ट्रम 5 श्रेणियों की होती है। कितनी होती है? 5 श्रेणी, पर ये आगे भी बढ़ती है। ठीक है, जिनका नामकरण उनके खोजने वाले वैज्ञानिकों के आधार पर ही क्या किया गया? नामकरण किया गया। ये जो है इस प्रकार है। लाइमन श्रेणी मतलब लाइमन वैज्ञानिक ने खोज की थी। फिर है बामर, बामर श्रेणी मतलब बामर वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। दूसरी पाश्चन श्रेणी मतलब पाश्चन वैज्ञानिक ने खोज की थी। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की। फिर फुंड, फुंड मतलब इस तरह से क्या आए? अलग अलग वैज्ञानिक आए और उस वैज्ञानिकों के नाम से इन श्रेणियों का क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। तो किस तरह, कितने प्रकार की श्रेणियां हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? पहली लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पाश्चन, चौथी ब्रैकेट, पांचवी फुंड और एक छठवीं होती है हम्फ्री। कौन सी होती है? हम्फ्री, जो कि अवरक्त भाग में पाई जाती है। ये जो लाइमन जो होती है हमारी, ये अलग अलग भागों में पाई जाती है। किस पाशन मतलब जैसे हमने बताया कि हम्फ्री अवरक्त भाग में पाई जाती है। ठीक है। फिर ये लाइमन है, बाइमर है, पाशन है, ब्रैकेट है। तो इनके भी क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं जिसमें ये श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम श्रेणियां, मैंने अभी श्रेणी बताई कितने? 5 प्रकार की। लाइमन, बावन, पाशन, हम्फ्री बताई। मतलब इस तरह से हमारी कितनी होंगी? 5 श्रेणी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो श्रेणियों के यहाँ पर क्या बनाया गया है? एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे और उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है वो भी हमें निकालनी है। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या करता है? संक्रमण करता है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, मतलब जाता है, तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य निम्न सूत्र से प्राप्त होती है। ये सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं। 1/λ = Z² R ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का क्या है? स्क्वायर है। यहाँ तरंग लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। जेड क्या है? जिस तत्व को हमें लेना है, जिसका परमाणु क्रमांक आएगा। आर क्या है? Z1 नियतांक है। n1 और n2 क्या है? ऑर्बिटों की या क्वांटम संख्या है, जिस ऑर्बिट से जिसमें जाना है। ठीक है। अब यहां से हमारे जो स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो मैंने कितनी प्रकार की श्रेणियां बताई? 5 प्रकार की श्रेणियां बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में निम्न 5 श्रेणियां होती हैं। कितने प्रकार की श्रेणी होती हैं? 5 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। जो सबसे पहले जो हमारी श्रेणी है वो कौन सी है? लाइमन श्रेणी है। क्या है? लाइमन श्रेणी है, जो कौन सी भाग में आती है? पाश्चन भाग में, मतलब पराबैंगनी भाग में आती है। किस भाग में आती है? पराबैंगनी भाग में आती है। लाइमन श्रेणी मतलब लाइमन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऑर्बिट स्तर से पहले ऑर्बिट मतलब पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। मतलब हाई से किस में जा रही है? लो में जा रही है। तो उच्च से निम्न में जाए, मतलब पहले में जाए। निम्न मतलब पहला, पहले में जाए तो संक्रमण करे तो प्राप्त श्रेणी को क्या कहेंगे? लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी कहते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के पराबैंगनी भाग में दिखाई देती है। किस भाग में दिखाई देती हैं?
पराबैंगनी भाग में। किस स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं। किस स्पेक्ट्रम में? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं। n1 का मान कितना रखा जा रहा है? 1 रखा जा रहा है, मतलब क्वांटम संख्या मान 1 रखा जाता है, या पहली ऑर्बिट का मान कितना रखा जा रहा है? 1 रखा जाता है। n2 का मान 2 3 4 5 6 10 आगे बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास क्या है? तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का सूत्र है 1/लैम्ब्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, ब्रैकेट में n1 का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, और n2 का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी? तरंग दैर्घ्य निकल के आ जाएगी, जो भी निकल के आएगी। ठीक है, दूसरी क्या आ जाएगी यहाँ से? दूसरी हमारी क्या आएगी यहाँ से? बामा श्रेणी आएगी। तो इससे भी जो हमारी तरंग दैर्घ्य जो निकल के आएगी वो किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी। ठीक है, फिर हमारी दूसरी कौन सी है? बामा श्रेणी, जिसकी खोज किसने की? बामन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी बामा श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? बामा श्रेणी कहलाती है। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है? दृश्य भाग में पाई जाती है। किस भाग में पाई जाती है? दृश्य मतलब देखने वाले भाग में, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, फिर यहाँ n1 का मान कितना रखा गया था? 2। तो यहाँ पर n1 का मान कितना रखा जा रहा है? क्या रखा जा रहा है? 2। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना? 2। यहाँ n2 का मान कितना रखा? 2। तो यहाँ पर n2 का मान कहाँ से शुरू होगा? 3 4 5 6 से शुरू होगा। तो अब देखो यहाँ से उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? 1/लैम्ब्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/n1 का स्क्वायर कितना माना? n का मान कितना माना? 2 माना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इससे हमारी क्या आ जाएगी? तरंग दैर्घ्य निकल के आ जाएगी। तीसरी क्या है? पाषाण श्रेणी। क्या है? पाषाण श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में क्या करता है? संक्रमण करता है। कौन सी में? तृतीय में। ठीक है, संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी पाषाण श्रेणी कहलाती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के किस भाग में? अवरक्त भाग में। और ये तीनों के तीनों, ये चारों की चारों जितनी भी श्रेणी आएंगी वो सारी की सारी किस में जाएंगी? अवरक्त भाग में जाएंगी। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों के अवरक्त भाग में दिखाई देती है। यहाँ पर n1 का मान 3 आएगा, n2 का मान 4 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। तो 1/लैम्ब्डा बराबर जेड का स्क्वायर आर, ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इससे क्या निकल के आ जाएगी? श्रेणी तरंग दैर्घ्य निकल के आ जाएगी। फिर हमारी चौथी नंबर की कौन सी श्रेणी है? ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ब्रैकेट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ, कौन से में जा रहा है? चौथे स्तर में, उच्च से चतुर्थ स्तर में जा रहा है, संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है? ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। यह श्रेणी विद्युत चुम्बकीय तरंगों कौन से भाग में? अवरक्त भाग में पाई जाएगी। कौन से भाग में दिखाई देगी? अवरक्त भाग में दिखाई देगी। n1 का मान कितना दे रहे हैं? 4। n2 का मान कितना से शुरू होगा? 5 से शुरू होगा। तो तरंग दैर्घ्य किस सूत्र से निकालेंगे? 1/लैम्ब्डा जेड स्क्वायर आर, ब्रैकेट में 1 कितना? n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर से निकालेंगे। फिर आती है हमारे 5वें नंबर की श्रेणी। कौन सी आती है? फुंट श्रेणी आती है। कौन सी आती है? फुंट श्रेणी आती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में क्या संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी फुंट श्रेणी कहलाती है। यह कौन से भाग में? अवरक्त भाग में। कौन से भाग में? अवरक्त। n1 का मान 5, n2 का मान 6 से शुरू होगा। तो तरंग दैर्घ्य के सूत्र से निकालेंगे 1/लैम्ब्डा बराबर जेड स्क्वायर आर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? पांचों श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी थी? लाइमन थी। लाइमन कहाँ से शुरू होती थी? उच्च से पहले में। दूसरी कौन रही? बामन। बामन श्रेणी मतलब उच्च से दूसरे ऊर्जा स्तर में। फिर पाषाण उच्च से तृतीय ऊर्जा स्तर में। फिर ब्रैकेट उच्च से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में। फिर 5वें नंबर की उच्च से 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करती है। और सभी के लिए सूत्र क्या है? वही है 1/लैम्ब्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इससे क्या निकल के आ जाएगी? सारी की सारी तरंग दैर्घ्य निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? तरंग दैर्घ्य निकल के आएगी। जो स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो श्रेणियां जो प्राप्त होती हैं वो चित्र के अनुसार प्राप्त होती हैं। कैसे होती हैं? इस चित्र के द्वारा ही प्राप्त होती है, मतलब इस तरह से प्राप्त होती हैं। कह सकते हैं कि जो श्रेणियां हमारी पांचों श्रेणियां हैं उनका ये ग्राफिक रूप है, अर्थात स्पेक्ट्रमी रूप है ये।
तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी श्रेणियां हैं। तो लाइमन श्रेणी है, तो लाइमन श्रेणी जो जा रही है कितने भागों में विभक्त हो रही है। देखो कहाँ से शुरू हुई, वो शुरू हो रही है मूल अवस्था से, और कहाँ तक जा रही है, उच्चतम अवस्था में जा रही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर कहाँ से चली, दूसरे स्तर से, तो उच्च से पहले में जा रही है, फिर दूसरे से किस में, निम्न स्तर में जा रही है, फिर तीसरे से निम्न में, फिर चौथे से निम्न में, पांचवें से निम्न में, छठवें से, सातवें से निम्न में, आठवें से निम्न में। इस तरह से संक्रमण करते ही रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर देखो उच्च से किस में जा रही है, दूसरे में। ये बामर श्रेणी थी ना, ये लाइमन में क्या थी, उच्च से पहली में जा रही थी। उच्च से किस में जा रही थी, पहली में। जो हाई जो थी, हाई से पहली में जा रही थी कि नहीं जा रही थी। अब ये किस में जा रही है, उच्च से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रही है। फिर ये कौन सी होगी, बामन श्रेणी होगी। ये किस भाग में आ रही है आपकी, पराबैंगनी भाग में। ये किस भाग में आ रही है, दृश्य भाग में। ठीक है, फिर देखो उच्च से कौन से भाग में, तीसरे ऑर्बिट में। किस में आ रही है, तीसरे में। ये कौन से भाग में आती है, अवरक्त में। किस में आती है, अवरक्त में। उच्च से कौन से में आ रही है, चौथे में आ रही है। उच्च से किस में आ रही है, पांचवें में। तो ये तीनों की तीनों किस भाग में जा रही हैं, अवरक्त भाग में जा रही हैं। ठीक है, किस भाग में, अवरक्त स्पेक्ट्रम में आ रही हैं। तो ये प्रथम ऊर्जा स्तर हो गया, ये द्वितीय ऊर्जा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम ऊर्जा स्तर हो गया। ऐसे ही 10 ऊपर कहां तक बढ़ता जाता है, अनंत तक स्पेक्ट्रम बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर आता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा होती क्या है, आयनन ऊर्जा उसे कहते हैं जब किसी परमाणु की किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं, ई आई से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, ई आई से प्रेजेंट करते हैं। तो ई आई बराबर En2 माइनस En1 कर दिया। तो यहां से किस में निकालने हम, ई आई मतलब हमारी क्या, आयनन ऊर्जा हो गई। किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किस में जा रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो N2 का मान क्या रखा, अनंत। और यहाँ से क्या रख रहा है हमारे, En2 का मान कितना ले रहे हैं, अनंत ले रहे हैं। फिर यहाँ पर En2 का मान अनंत बराबर ले रहे हैं, तो कितना हो गया, 0। तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, EI बराबर हो जाएगा माइनस के En1 के बराबर हो जाती है। जिसकी ऊर्जा जो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होती है, बराबर होती है। कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। Nv ऑर्बिट के लिए आयनन ऊर्जा EI, यहाँ पर क्या रख दी, Nv, तो N का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन स्क्वायर। दूसरी ऑर्बिट में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना लेना है, एन बराबर कितना लेना है, यहाँ पर कितना ले लेंगे, 1 लेंगे, और 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा, इसी प्रकार दूसरी निकालना है, तो एन का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का इसको करेंगे 4, 4 का भाग देंगे तो इतनी आ जाएगी। फिर तीसरी निकालनी है, तीसरे निकालना है तो कितना रखना है, एन का मान 3 रखेंगे, और 3 का भाग देंगे तो हमारी आयनन ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। कितनी निकल के आएगी, इतनी ऊर्जा निकल के आएगी। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा क्या थी, अभी क्या पढ़ाया था मैंने, आयनन ऊर्जा वो क्या थी, किसी परमाणु की किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसको बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा EI बराबर क्या होता है, En2 माइनस En1, मतलब उच्च से निम्न में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तब उसकी एनर्जी, तो N2 क्या माना, अनंत मान लिया। तो यहाँ पर En2 बराबर अनंत, तो उसकी ऊर्जा कितनी माने, 0 मान रहे। तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, EI बराबर माइनस के En1 होगी। क्या होगी, माइनस के En1 होगी। अब देखो एनवी ऑर्बिट में आयनन ऊर्जा निकालनी है, कौन सी में, एनवी ऑर्बिट में आयनन ऊर्जा निकालनी है। तो EI बराबर माइनस के ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया, En का मान लिख दिया, वो कितना है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस,
तो हमारी ऊर्जा कैसी आ गई, धनात्मक निकल के आई। किस ऑर्बिट में, एनवी ऑर्बिट में आयनिक ऊर्जा कैसी होती है, धनात्मक होती है। वो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर। अब पहली ऑर्बिट में आयनिक ऊर्जा निकालनी है, तो एन का मान कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो एन का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 और 1 का भाग 13.6 में देंगे, तो आयनिक ऊर्जा कितनी आएगी, प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। अब इसी प्रकार हमें दूसरी ऑर्बिट में निकालनी है, तो आयनिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, EI2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एन की जगह 2 रखना है और 2 का भाग 2 का इसको करेंगे 4, 4 का भाग इसमें 13.6 में देंगे तो कितना आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। अब तीसरी ऑर्बिट के लिए आयनिक ऊर्जा निकालनी है, तो एन का मान कितना रखेंगे, 3, और 3 कहाँ रखना है हमें, यहाँ, और 3 का स्क्वायर 9, 9 का भाग किस में देंगे, 13.6 में, तब उसका मान कितना आएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आया। इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय ऑर्बिट में हम क्या कर सकते हैं, आयनिक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारा, आयनन विभव है। क्या है, आयनन विभव। आयनन विभव को प्रेजेंट करते हैं, आयनन विभव को कहते हैं वी पोटेंशियल है, आई का मतलब है यहाँ पर क्या, आई से प्रेजेंट करना, इंटेंसिटी से रूप में होता है, तो V अपॉन V नीचे क्या है, आई है। तो किसी परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक, क्या है, न्यूनतम त्वरक विभव जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए, अर्थात आयनित अवस्था का मतलब उत्तेजित होना शुरू हो जाए, तो आयनन विभव कहलाता है। क्या है आयनन विभव, किसी परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे आयनित होकर, परमाणु आयनित होकर आयनित अवस्था में आ जाए, आयनन विभव कहलाता है। तो वी आई बराबर ई आई बटा क्या है, ई, ये आयनन ऊर्जा था, उसमें किसका भाग दे दो, इलेक्ट्रॉन का भाग दे दें। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन विभव वी आई 1 बराबर 13.6। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो यहां से ये कितना आ रहा है, ये जो आ रहा है, जो ये निकल के आया, ये जो निकल के आया वो कैसे निकल के आ रहा है कि हमारी जो आयनन ऊर्जा थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसमें हमने किसका भाग दे दिया, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो हमारा कितना वोल्ट आएगा, 13.6 वोल्ट आया। पहला कितना आया, 13.6। दूसरा कितना आया, आयनन विभव कितना आया, 3.4 विभव आया। तीसरा कितना आया, 1.5 विभव निकल के आया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आयनन विभव हो गया। फिर उत्तेजन ऊर्जा, क्या है, उत्तेजन ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए दी गई ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन को निम्न ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में पहुंचाते हैं तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। तो क्या है, ई एक्स, ई फिर ब्रैकेट में ई एक्स बराबर है EN2 माइनस EN1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव क्या होगा, VEX, किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर जाए, क्या कर जाए, संक्रमण कर जाए, उत्तेजन विभव कहलाता है। VEX बराबर क्या हो जाएगा, EXE बटा में E आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या रहा है, इसमें VE का भाग दिया जा रहा है। एक पहला एक उदाहरण है कि इलेक्ट्रॉन की पहली से दूसरी ऑर्बिट में संक्रमण करने के लिए EN1 बराबर कितना है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और EN2 बराबर कितना है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो उत्तेजन ऊर्जा कितनी होगी, तो EX बराबर क्या होगा, EN2 माइनस EN1। तो इसमें से पहले को घटाना है, तो माइनस के 3.4 में से माइनस के 13.6 घटाने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 में से कितने को घटाना है, 3.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आया। अब क्या निकालना है, उत्तेजन विभव निकालना है, VEX निकालना है। तो क्या पढ़ते हैं उत्तेजन विभव, EX बटा E। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें किसका भाग दे दो, E से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उत्तेजन विभव कितना आ जाएगा, 10.2 आएगा। दूसरा उदाहरण क्या है, इलेक्ट्रॉन के पहली से तीसरी ऑर्बिट में संक्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से, पहली से तीसरी ऑर्बिट में संक्रमण कर रहा है। तब संक्रमण कर रहा है तो क्या होगा, तो EN1 बराबर 13.6 माइनस के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EN2 बराबर माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्तेजन विभव ऊर्जा क्या होगी,
EX EN2 माइनस EN1, तो इसका मान कितना EN का 1.51 और इसका कितना है 13.6, माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13.6 में से 1.51 गया तो कितना आया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब क्या निकालना है, उत्तेजन विभव निकालना है। तो EX का मान कितना निकाला 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, उसमें E का भाग देना है तो E से क्या हो जाएगा, E कट जाएगा तो 12.09 वोल्ट निकल के आया। फिर है इलेक्ट्रॉन के दूसरी से तीसरी ऑर्बिट में संक्रमण करने के लिए ऊर्जा निकालनी है। तो E1 के लिए माइनस के 3.14 है, 3.4 है। दूसरा कौन सा है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्तेजन ऊर्जा निकालनी है, तो EX बराबर EN2 माइनस EN1, किस में से 1.5 में से किसको घटाना है 3.4 को घटाएंगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब क्या निकालना, उत्तेजन विभव, बस इसमें E का भाग देना है तो E से E कट जाएगा तो 1.89 वोल्ट निकल के आया। ये क्या आ गया हमारा उत्तेजन विभव। नेक्स्ट है बोर्ड परमाणु के मॉडल की कमियां, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। तो सबसे बड़ी उन्होंने क्या कहा था कि वृत्ताकार ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, परंतु लगाते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन, दीर्घ वृत्ताकार हाइपरबोलिक के रूप में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पर बताया उन्होंने दीर्घ वृत्ताकार, मतलब किसमें बताया था, वृत्ताकार में, होना किसमें चाहिए था दीर्घ वृत्ताकार में। तो पहली अवधारणा उनकी क्या थी, गलत थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा उनका दोष था। बोर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग क्वांटीकरण की व्याख्या को नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझाए, बोर नहीं समझा पाए। जैसे L बराबर mvr इक्वल टू NH/2 पाई था, तो इस पूरी स्थिति को वो समझा नहीं पाए। बोर ने नाभिक को स्थिर माना, जबकि यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान क्या हो, अनंत है। देखो कोई भी पिंड किसी अक्ष के प्रति घूम रहा है तो वो उसका स्थायित्व है, यदि घूमेगा नहीं तो उसका स्थायित्व नहीं होता। जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी का अस्तित्व है, स्थायित्व है। अब सूर्य भी किसी न किसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य को हम यहाँ नाभिक मान रहे हैं और चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसे पृथ्वी मान रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्या थी, कमियां थी। फिर इसके बाद हमारा जो आ रहा है वो और भी क्या थे, जैसे स्टार्क प्रभाव क्या होता है, वो कौन ने बताया था, बोर्ड ने बताया कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन स्टार्क प्रभाव कहलाता है। फिर जीवन प्रभाव क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीवन प्रभाव कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अविग्रहित के डी बोगली का स्पष्टीकरण। जो बोर ने जो अवधारणा दूसरी दी थी उसको बोगली क्या कर रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं, किस पर, बोर की अवधारणा पर, ठीक है। बोर की द्वितीय अवधारणा क्या थी, L बराबर mvr इक्वल टू NH/2 पाई था, ठीक है। तो बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 पाई, कितना होता है, h/2 पाई होता है, अर्थात h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकरण रहता है, क्या रहता है, क्वांटीकरण रहता है। बोर के मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी, क्या की इसकी नहीं की जा सकी, क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी। फिर तीसरा, डी बोगली ने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को अप्रगामी तरंग के रूप में माना, अप्रगामी तरंग के रूप में माना। इन इलेक्ट्रॉन के पूर्ण पथ की लंबाई तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज की क्या होती है, रूप में होती है। ये तीसरी उनकी क्या थी, परिकल्पना थी। फिर बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या थी, L बराबर mvr NH/2 पाई, क्या थी, L बराबर क्या थी, L बराबर mvr NH/2 पाई। ये कौन सी है, पहली परिकल्पना, कौन सी है, पहली परिकल्पना, ठीक है। तो डी बोगली की परिकल्पना के अनुसार अप्रगामी तरंगों के रूप में मानी थी, क्या 2 पाई n लैम्डा, क्या कर रहा है वो घूम रहा है इस तरह से, 2 पाई के रूप में, परिधि के रूप में घूम रहा है n लैम्डा। अब देखो यहां से लैम्डा का मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसे समीकरण इसे 2 मान लिया, लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है, ये फोटोन की अवधारणा होती है, क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p होता है, क्या होता है, h/p, h जैसा कि जैसा, p को हम क्या कह सकते हैं, संवेग कह सकते हैं, तो उसे क्या मान लिया,
mv समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब क्या करा, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, देखिए 2 पाई आर एन जैसा है, लेमडा का मान क्या रख दिया, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी रख दिया। अब यहां से क्या किया, एम वी को तो इधर पहुंचा और 2 पाई का भाग दे दिया, तो एम वी आर स्क्यू एन एच अपॉन 2 पाई, तो एल बराबर एम वी आर स्क्यू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यह बोर की द्वितीय अवधारणा को किसने समझाया, डी बोगली ने उसका समर्थन किया। इस तरह से बोर की द्वितीय अवधारणा कैसी हुई, सत्य साबित तो हुई। कैसी हुई, सत्य साबित, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग कितना रहता है, एल बराबर एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के रूप में होता है।